हेलो एवरीवन। तो आज हम क्यूमुलेटिव वाले पेपर का डिस्कशंस करने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आया था क्यूमुलेटिव वाले पेपर में उसका सॉल्यूशंस आज हम देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का पेपर का लेवल जो है वो उतना हाई लेवल का था नहीं, एकदम बेसिक लेवल का पेपर था। सो आई होप आप सबने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। जिस भी क्वेश्चन में आप लोग फंसे होगे उस क्वेश्चन को आप लोग प्रॉपर्ली देख लो। तो डायरेक्टली मूव करते हैं आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो एक ग्राफ का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपको वर्क डन से रिलेटेड नहीं, सॉरी फोर्स बोला है, फाइंड द फोर्स, फोर्स के बारे में पूछा है, यानी कि ये एनएलएम का एक क्वेश्चन है। आपको VT ग्राफ दिया हुआ है, एज यू कैन सी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपको निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 4 एंड 6 सेकंड। तो पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम इज शोन इन द फिगर। ये स्पीड और टाइम का वेरिएशन का ग्राफ हमें दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 6 सेकंड। चलो ठीक है। तो ग्राफ की तरफ अगर आप ध्यान दोगे तो ग्राफ को एनालाइज करने में कभी कभार थोड़ा टाइम लग सकता है। एक बार अगर ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में पहले तो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। यानी कि इस रीजन में वेलोसिटी का कांस्टेंट होते ही एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और जब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्स के साथ क्या होता है, एज वी ऑल नो, F इक्वल ma, यानी कि एक्सेलरेशन के जीरो होते ही फोर्स भी जीरो हो जाएगा। यानी कि इस रीजन में, कौन से रीजन में स्पेसिफिकली बोला है कि 4 सेकंड का एक टर्म मेंशन है, यानी कि 4 सेकंड में हमारा फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो आपको 4 सेकंड वाले पार्ट में सबका यहाँ पे वैल्यू जीरो ही दिया हुआ है, यानी कि आप ऑप्शन से उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। पहला अगर टाइम पे जाओगे, पहला टाइम आपको दिया है t इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि ये 0 से 4 के बीच में ये 2 सेकंड आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि इंक्रीजिंग फॉर्म में वो है, यानी कि उसके ऊपर एक्सेलरेशन कैसे एक्ट कर रहा होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले रीजन का हमें स्लोप निकालना होगा। और स्लोप निकालना एकदम आसान होता है। हमें क्या करना आता है, जो भी ग्राफ का राइजिंग वाला पार्ट है, राइज और रन दोनों का रेशियो लेना होता है। यानी कि राइज कितना हो रहा है, ये अगर वर्टिकल हाइट देखोगे तो 10 हो रहा है राइज, और रन कितना होता है 0 to 2, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि VT ग्राफ का स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन देता है। तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, तो फोर्स कितना होगा, आप मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 बाई ग्राम है तो केजी में कन्वर्ट करना होगा, 1000 आ जाएगा इंटू 5। तो 1010 कैंसिल, 25 बाई 100 यानी कि 0.25, यानी कि ऑप्शन में भी हर जगह 0.25 ही हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर सब में 0.25 है तो हमें देखना होगा अलोंग द मोशन है कि ऑपोजिट टू मोशन है। अब हमें इस ग्राफ के इस रेंज में दिख रहा है कि जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि उसका स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि उसने पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज किया। अगर पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि फोर्स और मोशन का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तो अलोंग द मोशन वाला जो पार्ट है वो फॉलो होगा, यानी कि सी और डी तो पॉसिबल नहीं है। फिर आता है इस वाले रीजन पे। इस वाले रीजन पे अगर आप देखोगे 6 सेकंड में हमें पूछा है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो 6 सेकंड वाले पार्ट में देखोगे तो ये डिक्लाइनिंग ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब भी ग्राफ नीचे की तरफ जाता है तो स्लोप हमेशा निगेटिव होता है। और अगर आप ध्यान दोगे कि इस वाले पोर्शन का स्लोप कितना होगा, तो यहां से यहां तक वर्टिकल हाइट देख लो 10 ही है, यस, लेकिन नीचे की तरफ जाएगा तो -10 आएगा। और हॉरिजॉन्टली कितना मूव किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 to 8 यानी कि 2 ही मूव किया, यानी कि यहाँ पे स्लोप आपको -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो जो आपका स्लोप बनेगा -5 में आएगा, तो इस वाले केस में जो फोर्स आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा -0.25, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा मास का, खाली एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हुआ है। यानी कि इस वाले केस में क्या होगा, वो उसका उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स इस वाले पॉइंट पे, इंक्रीजिंग वाले पार्ट पे, इस रेंज में जो एक्सेलरेशन था वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन था। फिर इस रेंज में जहां पे ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया वहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और फिर जब वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ वहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, यानी कि वो मोशन को अपोज करेगा। दैट मींस ऑपोजिट टू द मोशन। यहाँ पे तो ये होगा नहीं, यानी कि बी और ए में से ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे डायरेक्टली फिट हो रहा है। तो ऑल्दो इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी, आप क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने बैठोगे तो आराम से उसका आंसर निकाल ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। मैं स्टिल एक बार पेपर को साथ में रख लेता हूँ, जस्ट टू बी श्योर कि कुछ कंफ्यूजन ना हो किसी के साथ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आई होप क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, सिम्स क्लियर। देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट इज फाउंड टू बी टी। चलो वन बाय वन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक लिफ्ट को। चलो ये हमारा लिफ्ट है, लेट्स से दिस इज अ लिफ्ट। ठीक है। अब लिफ्ट में क्या बोला है कि इस वाले लिफ्ट में हमें पूछा है, बोला गया है कि इसमें एक पेंडुलम मान लो है,
लिफ्ट के अंदर ही मान लो एक पेंडुलम है ऐसे, ये मान लो ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो जब पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसके पास एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जब उसके ऊपर g अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होता है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इसमें मेंशन किया गया है कि इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स, एक्सेलरेटिंग कहां पे, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जब वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा तो एक्सेलरेशन कितना है, मतलब g/3 अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन के साथ वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर चुका है। इन दैट केस टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, टाइम पीरियड कितना चेंज होगा वो हमें पता करना है। अब अगर क्वेश्चन को हड़बड़ी में करने जाओगे तो हो सकता है आप लोग क्या करो, गलती ये हो सकती है कि आप लोग शायद डायरेक्टली यहाँ पे g/3 सब्स्टिट्यूट करके दोनों का रेशियो निकाल लो, वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको प्रॉपर मोशन के साथ इसको टारगेट करना होगा। तो अगर आप लिफ्ट को ऐसे कंसिडर कर लेते हो कि चलो ठीक है ये लिफ्ट है, लिफ्ट के लिए बोला गया है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आई थिंक अपवर्ड्स, लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है g/3 अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन के साथ, ऊपर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे लगता है mg, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा यानी कि इफेक्टिव एक्सेलरेशन को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है mg माइनस n इक्वल टू m इंटू ए, बट उल्टा लिखा है, n माइनस mg होगा, n माइनस mg इक्वल टू ये आ जाएगा, तो आपको मिलेगा mg माइनस mg/3। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा n इक्वल टू 3mg माइनस mg यानी कि 2mg/3 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो g इफेक्टिव मिलेगा, g इफेक्टिव लिखते क्या होगा, एक मास कैंसिल हो जाएगा, खाली आपको g के फॉर्म में आंसर को लिखना है। तो g इफेक्टिव आपको यहाँ से मिल जाएगा mg 2g/3। तो आपको जब नए वाले इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, ये वाला वैल्यू पुट करना है यहाँ पे। तो जब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको नया वाला t डैश मिल जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव कितना होगा 2g/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो यू कैन राइट 2 पाई रूट ओवर 3l/2g। और चाहो तो एक काम करो, √3/2 को बाहर लेके आ जाओ क्योंकि हमें इस t डैश को इस t के फॉर्म में बनाना होता है। तो इसको बाहर लेके आ जाओ √3/2 को, तो √3/2 बाहर आ गया और इधर आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर l/g। तो इसकी जगह पे जब t को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा √3/2। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। √3/2 लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। अब देखो बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है कि √3/2 है, ऐसा फील हो सकता है कि शायद रूट यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है, √3/2 नहीं, यहाँ पे सॉरी होल √3 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी होल √3/2 के ऊपर होल रूट नहीं आएगा। यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है मुझे, यहाँ पे गड़बड़ ये है कि इधर तो ये चला जाएगा और यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो ये 4/mg हो जाएगा। तो इधर हमें लिखना है 4, यहाँ पे हमें लिखना होगा 4, 4g/3 होगा। तो 4g/3 होते ही इसको बाहर लेंगे तो हाँ ये √3/4 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √3/2। तो हो गया √3/2 इंटू टी बन जाएगा हमारा आंसर, यानी कि यहाँ पे भी हमें 3 लिखना होगा, इधर और इधर 4 आ जाएगा, 4g/3 4g/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑल्दो इसको करने में उतना टाइम नहीं लगता है, आप थोड़ा टाइम बचा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे काफी लोगों को ये वाला पार्ट मेंशन करना था, कंफ्यूजन अगर हो सकता है तो बस ध्यान रखना क्वेश्चन में एक चीज का, कि अगर आपको यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर दिया है ऊपर की तरफ, अगर ये जा रहा है तो इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू मान के सब्स्टिट्यूट मत करना, आपको नेट वैल्यू लेना होगा एक्सेलरेशन का, यानी कि इसको यूज करके आपको जी इफेक्टिव लेना है। जी इफेक्टिव हमेशा निकाल लेना, उसके बाद ही इसको आप जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करना, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इधर हमेशा जी इफेक्टिव आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 2 masses 2 kg and 3 kg are attached to the end of a string passed over a pulley fixed at the top. Tension and acceleration R कितना कितना होगा। तो चलो इसको हम शॉर्टकट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 2 kg और 3 kg का ब्लॉक है और उसको हमने पुली के थ्रू कनेक्ट किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पुली के थ्रू अगर आप कनेक्ट करोगे तो इधर एक 2 kg का मास आ जाएगा और इधर एक 3 kg का मास आ जाएगा। तो नीचे लगेगा 3g, यहाँ पे भी नीचे लगेगा 2g। स्ट्रिंग सेम है तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ टेंशन लगेगा। ओके,
अब यहाँ पे हमें पूछा है टेंशन एंड एक्सेलरेशन दोनों, तो एक्सेलरेशन वाला पार्ट निकालना एकदम सिंपल है। हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है ए इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स जो कि है 3g माइनस ऑपोजिंग फोर्स जो कि है 2g डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है 5। तो एक्सेलरेशन तो मिल गया g/5। तो g/5 कहां पे है, g/5 आपको दिखेगा, g/5 हमें दिख रहा है दो ऑप्शन में, यानी कि ये और ये, सी और डी में से एक होना चाहिए। तो अगर हम बैक आते हैं टेंशन निकाल लेते हैं, तो टेंशन के लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो लेंदी वाला मेथड है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, शॉर्टकट और जो लेंदी मेथड है दोनों के बारे में बात करते हैं। सिंस ये 3 kg है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, 2 kg ऊपर जाएगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और 2 kg जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा। कनेक्टेड बॉडी है तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। तो इधर से आपको देखने को मिलेगा 3g माइनस टी इक्वल 3a, एक ये इक्वेशन, और दूसरा t माइनस 2g इक्वल टू ट्वाइस से, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को कंपेयर करके सिंस ए का वैल्यू मिल चुका है, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें लग सकता है थोड़ा सा टाइम। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये अप्लाई करना कि टी इक्वल टू आप डायरेक्टली लिखना 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 जो कि दोनों का मास डिवाइडेड बाय दोनों मासेस का सम इंटू जी। ये तो हो गया शॉर्टकट। जब भी 2 मास वाला पुली सिस्टम रहता है हम उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे आपको मिल जाएगा m1 कितना है, m1 हमारे पास है 2 kg, इधर है 3 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 इंटू जी, तो आपको मिलेगा 12g/5। 12g/5 यानी कि यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो क्या 3 का डी है, यस 3 का डी है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ब्लॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि 3 ब्लॉक्स A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे 14 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया गया है, 14 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 4 kg ब्लॉक। 4 kg कौन सा है, ये ABC, यानी कि ये 4 है, ये वाला 2 kg है और ये वाला 1 kg है। 4 kg ब्लॉक में हम लोगों ने 14 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया है। इफ देन द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में, इनके बीच में जो कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा, इन अदर वर्ड्स जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में अप्लाई होने वाला है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगर ए वाले ब्लॉक के ऊपर हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अगर हम यहाँ पे फोर्स को अप्लाई करेंगे, फिर सिंस स्मूथ सरफेस बोला है, फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन लेस बोला है तो फ्रिक्शन है नहीं, डेफिनेटली फोर्स अप्लाई करेंगे तो तीनों ब्लॉक मूव करेगा। तो सबसे पहले पता कर लेते तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा 7 kg, और आपको पता चल जाएगा कि जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो F/m नेट होता है, यानी कि नेट मास ऑफ द सिस्टम। तो अप्लाइड फोर्स है 14, टोटल मास कितना होगा 7, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें काम करना है ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले ए वाले ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि ए वाले ब्लॉक में हमें लेफ्ट साइड वाला फोर्स हमें पता है। तो लेफ्ट साइड वाला फोर्स कितना है 14 न्यूटन, यानी कि इधर की तरफ लगेगा 14 न्यूटन। और ए और बी के बीच में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ए बी के ऊपर एक फोर्स लगाकर उसको पुश करेगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ बी भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाकर उसको अपोज करेगा, यानी कि ए फील करेगा कि बी ए के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगा रहा है, और दोनों के बीच में लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है, एक दूसरे के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन दोनों अप्लाई करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है। और ए वाला ब्लॉक जो है वो अभी कहां मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है ना, तो इधर की तरफ वो मूव करेगा, अभी इधर की तरफ वो मूव करेगा। तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस हो गया, अभी नेट फोर्स लगा दो, काम खत्म। तो आप लिख सकते हो ये ड्राइविंग फोर्स है, ये ऑपोजिंग फोर्स है, तो 14 ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा 14 माइनस 6 इक्वल 8 आ जाएगा आंसर। 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8। क्या 8 ऑप्शन में है? ऑप्शन में है, यानी कि 4 का होना चाहिए सी। एक सेकेंड, 14 माइनस, उल्टा लिख रहा हूं मैं, 14 4 इंटू 2 8, इधर 6, हाँ 6 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का छोटा छोटा सा आपको सिली मिस्टेक्स होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है, बहुत हड़बड़ी में हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो गड़बड़ कभी कभार हो सकता है छोटा मोटा सा। तो ध्यान रखना, बेसिक टाइप का क्वेश्चन है सब, इन सब में गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके सही ऑप्शन को हमेशा मार्क करना है। तो 4 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्या पता हमसे गलती हो जाए। 4 टू 8 एंड इधर जाएगा, इधर आएगा 14 माइनस 8 6 आ जाएगा। ठीक है, नो इश्यूज, यानी कि इधर का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 6 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये एलिवेटर वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या बोला है इसमें।
सो बोला कि एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, डायग्राम में ये एक्सेलरेशन मेंशन है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज 0. ब्लॉक कौन सा, ए ब्लॉक का मास हमें दिया है, ऊपर वाले ब्लॉक का मास हमें दिया हुआ है कितना, 0.5 kg, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो इसको हम प्रॉपर्ली बोर्ड में सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एलिवेटर हमें दिया हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। दो ब्लॉक रखा हुआ है, बी वाले ब्लॉक का हमें मास नहीं दिया है, ठीक है, और बी वाले ब्लॉक का मास वैसे यूज होगा भी नहीं, क्योंकि ए वाला ब्लॉक जो है वो बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा हमें वो पता करना है। इसका 0.5 यानी कि हाफ kg दिया हुआ है। पूरा सिस्टम जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, और ऊपर ये लगेगा, बी जो है वो ए के ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, ठीक है। तो फोकस पूरा रखो किसके ऊपर, ए वाले ब्लॉक के ऊपर फोकस को पूरा रखते हैं। तो ए वाले ब्लॉक को अगर आप देखोगे नीचे जा रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि पूरा सिस्टम ही कनेक्टेड है, तो इस लिफ्ट का जितना एक्सेलरेशन होगा ए वाले ब्लॉक का भी उतना एक्सेलरेशन होगा, एंड सेम गोस फॉर बी आल्सो, बी का भी उतना ही एक्सेलरेशन होने वाला है। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए, ये इस सरफेस पे ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो ये इस ब्लॉक का अपना mg नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन लगना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है कि जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा ना वही तो इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जितना फोर्स लगाएगा वो बी उतना ही उसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, यही वो वैल्यू होता है। तो आप लिख सकते हो उसको mg माइनस नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 हमें दिया ही हुआ है, तो नॉर्मल डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, हाँ नॉर्मल डायरेक्शन आपको मिल जाएगा mg माइनस m इंटू 2। तो यहाँ पे आपको मास कितना दिया है, मास हमें दिया हाफ इंटू 10 इक्वल टू हाफ इंटू 2। तो इधर आ जाएगा 5, कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5 - 1 4 न्यूटन। 4 न्यूटन यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 5 का बी, यस 5 का बी हमारा राइट आंसर है। ये भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन सिंपल टाइप के देखने को मिला होगा, क्योंकि पेपर का लेवल उतना हाई लेवल का था नहीं, तो आप लोग आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, हर बारी करोगे तो गलती हो सकता है, तो ठंडे दिमाग से हमेशा क्वेश्चंस को आप लोग टारगेट करना। तो 5 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस 5 kg एंड 4 kg, 5 kg एंड 4 kg है, आर अरेंज इन 2 डिफरेंट वे। अच्छा, एक वे में यहाँ पे ऐसे अरेंज किया है, दूसरे वे में यहाँ पे ऐसे अरेंज किया है। दो डायग्राम है, दोनों में अलग अलग तरीके से इसको अरेंज किया गया है। इफ द पुलीज एंड द टेबल आर परफेक्टली स्मूथ, यानी कि यहाँ पे पुली और टेबल दोनों स्मूथ है, देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व, द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बॉडी इन केस ए एंड बी आर, 5 kg वाले बॉडी का, 5 kg वाला जो बॉडी है इसका और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अब अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बॉडी मेंशन नहीं भी करता, क्योंकि सिंस कनेक्टेड बॉडी है दोनों, तो दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे 5 kg ना बोलकर 4 kg भी बोलता तब भी एक्सेलरेशन वही होता, क्योंकि सेम कनेक्टेड बॉडी है, और यहाँ पे भी 5 kg ना बोलकर अगर 4 kg बोलता तब भी यहाँ पे एक्सेलरेशन वही आता, क्योंकि दोनों कनेक्टेड बॉडी है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, पहले वाले केस में नीचे की तरफ लगेगा ड्राइविंग फोर्स जो कि होने वाला है 40 न्यूटन। अब इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स नहीं है। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ड्राइविंग फोर्स कितना है 40 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स है नहीं तो -0 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 5 + 4 यानी कि 9 आ जाएगा। लेकिन आंसर में जी के फॉर्म में हमें दिया है डेटा, तो इसको 4t ना लिखकर 4g लिख सकते हैं, तो अब इसको 4g/9 लिख देना। तो पहले वाले केस में 4g/9 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। स्टिल दूसरा वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले केस में होगा एक्सेलरेशन, ड्राइविंग फोर्स कितना है 5g, अपोजिंग फोर्स है 4g, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 9, तो g/9 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्प्रिंग का क्वेश्चन है, देखो तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है कौन से ब्लॉक का, 3 kg ब्लॉक का। इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमें दिया हुआ है शोन इन द फिगर। यानी कि अगर इस ब्लॉक के पास इतना एक्सेलरेशन है तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता करना होगा कि स्प्रिंग के इस साइड में, यानी कि इस ब्लॉक के लेफ्ट साइड में जो स्प्रिंग कनेक्टेड है वहां पे कितना फोर्स डेवलप हुआ होगा। तो लेट्स से वी डोंट नो दैट, तो इस फोर्स को हम F मान सकते हैं, और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा, हम लिख सकते हैं 10 - F
जो कि स्प्रिंग फोर्स होगा, इसको एफएस भी लिख सकते हो आप, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द बॉडी है 2 kg, एक्सेलरेशन है 2, तो एफ आपको मिल जाएगा कितना, 10 माइनस 4 यानी कि 6 न्यूटन। यानी कि इधर जो फोर्स लगेगा वो होना चाहिए 6 न्यूटन का। अब स्प्रिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है, स्प्रिंग का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि जब स्प्रिंग के इस एंड पे 6 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग अपने ऑपोजिट एंड में भी उतना अमाउंट ऑफ फोर्स डेवलप कर लेता है, यानी कि इधर 6 लगेगा तो इधर भी 6 लगेगा। अब ये 3 kg ब्लॉक फील करेगा कि मुझे ये स्प्रिंग जो है 6 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स से खींच रहा है, तो मैं कितना एक्सेलरेशन डेवलप कर दूंगा, ये बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, applied force on the body divided by mass of the body, the applied force है 6, mass है 3, which will give you 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 7 का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर स्ट्रांग होगा आपका तो आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ पे बोला है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m resting on a wedge of angle theta as shown in the figure, the wedge is given an acceleration a। इस वेज, ये जो वेज है सैंडविच के शेप का आपको दिख रहा है वेज, इस वेज को हम लोगों ने लेफ्ट साइड की तरफ ए अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन से मूव कराया है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सो दैट मास एम फॉल्स फ्रीली, इसको फ्री फॉल देना है। अच्छा, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, चलो एक बार मैं फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, ऑल्दो काफी लोगों ने सॉल्व किया भी होगा, बट जिनको डाउट हो सकता है उनके बारे में मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ। देखो इंक्लाइन प्लेन है, यस इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है, तो इंक्लाइन प्लेन को ड्रॉ कर ही लेते हैं, दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि इसको, इस वाले ब्लॉक को, जो एम मास का ब्लॉक है ना, इसका हमें फ्री फॉल चाहिए। फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने मोशन एंड ग्रेविटी वाले पार्ट में काफी बार पढ़ा होगा। तो फ्री फॉल का केस ये है कि अगर मान लेते हैं कि दिस इज अ सरफेस, इस सरफेस के ऊपर अगर आप एक किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो जिसके पास अपना एक पर्टिकुलर मास है, तो ये नीचे की तरफ mg लगाएगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, और हम बोलते हैं कि जो n होता है दैट इज इक्वल टू mg, और बॉडी कहाँ पे होता है, वर्टिकली बॉडी का कोई मोशन नहीं, वो रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं कि मैं इस सरफेस को ही यहां से हटा देता हूं, तो सरफेस अगर हट जाएगा तो कैन वी से सरफेस के हटने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा गायब, और अभी बॉडी का स्टार्ट हो जाएगा यहां से फ्री फॉल। यही होता है, क्योंकि फ्री फॉल जब होता है ऑब्जेक्ट के नीचे कोई भी सरफेस नहीं होता है, यानी कि उसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। तो यहां से आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है और पूछा है कि फ्री फॉल चाहिए, तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या कर देना, आप जीरो कर देना। तो वहां से एक इक्वेशन बिल्ड होगा, और वहां से जो भी पूछेगा हमें, इस क्वेश्चन में तो हमें पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है, तो एक्सेलरेशन को हम इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल लेंगे। कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं, चलो। अब इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट बनता है, एक तो हमें पता चल गया कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, दूसरा इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट बनेगा, अगर इधर की तरफ वेज मूव करेगा तो ये फील करेगा इसके ऊपर एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि यहाँ पे एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। यानी कि ये जब इधर की तरफ मूव करेगा, इसके अगर कंपोनेंट को देखोगे तो नीचे तो इसका mg लग रहा था, कंपोनेंट को ब्रेक कर लेते हैं, इधर लगता है वही mg cos थीटा, इधर लगता है mg sin थीटा। अब डिपेंडिंग अपॉन जो भी सिचुएशन है हम कंपोनेंट्स को वैसे अप्लाई करेंगे। अब जब ये वेज इधर की तरफ मूव करेगा तो इस ब्लॉक के ऊपर इधर की तरफ जिस डायरेक्शन में वेज मूव करते हैं उसके एक्जैक्टली ऑपोजिट में क्या लगता है, इस ब्लॉक के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, तो ये इधर की तरफ एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा m into a। एक्सेलरेशन सेम ही होता है दोनों का, बट डिपेंडिंग अपॉन द मासेस दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहता है। अब अगर ये सूडो फोर्स इधर लग रहा है और नॉर्मल डायरेक्शन को लगना चाहिए इधर, ठीक है। ये अगर वेज का एंगल थीटा है, थीटा दिया है वेज का एंगल, हाँ दिया हुआ है, तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब हमें टारगेट करना है नॉर्मल को जीरो करना है, तो नॉर्मल को जीरो करने के लिए काम करते हैं, नॉर्मल के अलोंग लगने वाला जितना भी कंपोनेंट है उसको यहाँ पे देख लो। अब देखो ma के साथ ये वाला कंपोनेंट वापस ma cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ, ये हो जाएगा ma sin थीटा, यानी कि नॉर्मल के अलोंग ही ma sin थीटा यहाँ पे एक्ट कर रहा है। आई होप बोर्ड में आ रहा है सब कुछ, हाँ बोर्ड में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन भी इधर आ गया और ma sin थीटा भी इधर आ गया। अब क्या करो, सबको इक्वेट कर दो, तो आपको मिलेगा n प्लस ma sin थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक के अलोंग तो इधर मोशन हो नहीं रहा, यानी कि दोनों फोर्सेस को एक दूसरे को बैलेंस करना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। अब यहाँ पे आपको पता है कि फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट बोला है, तो फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, नॉर्मल को आपको जीरो करना होता है, तो नॉर्मल यहाँ पे जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्री फॉल हमें चाहिए, तो mm कैंसिल, तो आपको मिल गया एक्सेलरेशन, साइन थीटा को इधर ले जाओगे तो साइन बाय कॉस, सॉरी कॉस बाय साइन, कॉट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा g cot थीटा। तो g cot थीटा कौन से ऑप्शन में है, g cot थीटा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी।
तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। इसमें कंजर्व इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगता है एक्चुअली, या फिर फोर्स और चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो जब भी मोस्टली जो गन वाला क्वेश्चन होता है वहां पे मोस्टली हम मोमेंटम का ही यूज मोस्टली करते हैं, या तो मोमेंटम का यूज होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट आई थिंक यूज नहीं होने वाला है, यहाँ पे मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे बोला है कि अ गन फायर्स 4 बुलेट्स पर सेकेंड, यानी कि आपको नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर उसको आराम से सॉल्व करते हैं। मास ऑफ ईच बुलेट, बुलेट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, एंड वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वो भी दिया हुआ है जब वो गन को लीव करता है 300 मीटर पर सेकंड। हमें पूछा है फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन व्हाइल फायरिंग। फोर्स रिक्वायर्ड टू, यानी कि फोर्स जो लगने वाला है गन के ऊपर वो कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ पे ध्यान दोगे, आपको बोला है 4 बुलेट पर सेकेंड, यानी कि आपको n का वैल्यू दिया हुआ है 4। इसको चाहो तो आप कैपिटल N/T भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका यूज डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे अगर लिखते हो ना कैपिटल N/T तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने में आसानी होता है। कैसे होगा हम देखेंगे इसको वन बाय वन, क्योंकि थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, किसी भी पॉइंट में कुछ भी कंफ्यूजन होगा दैट वे ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। इसको ऐसा यूनिट में लिख देते हैं 20 to 10⁻³ kg, और वेलोसिटी ऑफ द आपको बुलेट दिया है जो कि 300 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए फोर्स कितना लगेगा, अरे कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे फोर्स कितना हमें वो कैलकुलेट करना है। अब मास, वेलोसिटी या नंबर ऑफ बुलेट्स है, तो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को देखते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा T, हमें फोर्स मिल जाता है। दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ सेज। ठीक है, अब अगर आप ये कहते हो कि डेल्टा V बाय डेल्टा T लिखूंगा तो मुझे एक बुलेट का मोमेंटम और वो कितना टाइम में फायर हो रहा है उसका केस हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है कितना, 4 बुलेट, यानी कि 4 बुलेट्स पर सेकंड फायर हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n यानी कि नंबर ऑफ बुलेट्स टोटल कितना फायर हुआ डिवाइडेड बाय डेल्टा T, तो यहाँ से मैं n और डेल्टा T को कंपेयर करके स्मॉल n बना सकता हूँ जो कि हमारा डायरेक्ट 4 बन जाएगा, यानी कि f इक्वल टू आप लिख सकते हो n बाय डेल्टा T। तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो n बाय डेल्टा T का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n बाय डेल्टा T 4 बुलेट्स दिया हुआ है। मोमेंटम चेंज कितना है, अब बुलेट को फायर करने से पहले मोमेंटम इनिशियल होगा, बुलेट को फायर करने के बाद का मोमेंटम फाइनल होगा। बुलेट को फायर करने से पहले देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, यानी कि इनिशियल मोमेंटम 0, और आफ्टर द बुलेट वाज फायर्ड तो इन दैट केस उसके पास इतना मास है और इतना वेलोसिटी है, यानी कि हमें यहाँ पे खाली फाइनल मोमेंटम वाले पार्ट को मेंशन करना है। तो उसका जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा 20 × 10⁻³ इनटू इधर आ जाएगा 300। बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से तो ये कट ही जाएगा, ये -3 और ये 3 0 कट गया, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए 4 2 8 3 24 न्यूटन हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि 9 का होना चाहिए सी, दैट इज द राइट आंसर व्हिच इज 24 न्यूटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि a spring of force constant k is cut into lengths of this, इस रेशियो में काटा गया है, they are connected in series and the new force constant is k dash. If they are connected in parallel and force constant is k double dash, तो k dash by k double dash का वैल्यू क्या होगा। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस और आप कैपेसिटर के केस में पढ़ते हो ना, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना होता है, और ये जो रूल फॉलो करता है, चलो उस पॉइंट पे आते हैं। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट था, ये मान लो के पास स्प्रिंग है, इसको हमने कैसे काटा है, 3 रेशियो में काटा है। तो इस वाले पार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये वाला पार्ट विजिबल नहीं होगा ना, हाँ ये वाला पार्ट एक छोटा सा हो गया, फिर थोड़ा सा बड़ा, और ये वाला सबसे बिगर, तो ये 1 रेशियो, ये 2 रेशियो और ये 3 रेशियो का स्प्रिंग हो गया। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमने इसको कैसे कनेक्ट किया है, हमने उसको तीनों को पहले सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अगर आप तीनों पार्ट्स को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देते हो, ऐसे तीनों को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो,
तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट आपका जो वैल्यू निकल के आता है के इक्यू, वो आपको बोला है कितना के डैश, ठीक है। और अगर आपने तीनों को पैरेलली कनेक्ट किया है ऐसे, ऐसे अगर पैरेलली कनेक्ट किया है किसी दो सरफेसेस के बीच में, इन दैट केस जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो आपको बोला है के डबल डैश, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो फॉर्मूला कैपेसिटर के केस में आप फॉलो करते हो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो सीरीज वाले केस में हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो इस केस में के इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो 1/k1 यानी कि 1, 2 और 3 है, तो आप इसको लिख दो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। और सिंस ये रेशियो के फॉर्म में हमें निकालना है, तो इसका वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, कि 1x 2x 3x भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फाइनली रेशियो में आके कट ही जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आएगा, 11/6 होना चाहिए। 11 है क्या ऑप्शन में? हाँ 11 दिख रहा है मुझे ऑप्शन नंबर जो बी डी, हाँ सी, जो सी है, सी में मुझे ऑप्शन नंबर मतलब 11 दिख रहा है, तो वहां से काम बन सकता है। और इस यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा के डबल डैश का वैल्यू, वो आपको मिलेगा। सीरीज में क्या होता है, इस पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो कैपेसिटर वाला रूल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें सबको अलजेब्रिकली ऐड करना होता है। तो 1 + 2 + 3 आपको मिल जाएगा 6। आपको निकालना है के डैश बाय के डबल डैश। के डैश होगा यहाँ पे, अच्छा इसको उल्टा करना, हाँ ये ध्यान रखना, के क्यू है ना, इसको उल्टा करेंगे तब हमें यहाँ पे के डैश का वैल्यू मिलेगा, जो कि होगा 6/11, उल्टा हो जाएगा। तो के डैश आपको मिलेगा 6/11 डिवाइडेड बाय 6, सो विल गेट 6/11 इंटू 1/6, यानी कि सही था, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है 1:11। 10 का सी, क्या 10 का ऑप्शन नंबर सी है? यस, 10 का ऑप्शन नंबर सी है, ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आपको दो इंक्लाइन प्लेन दिया है, क्या फ्रिक्शन है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन का रेशियो ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विद ब्लॉक बी प्लेस्ड ऑन रफ प्लेन, यानी कि बी वाले को हम लोगों ने रफ सरफेस में प्लेस किया, यानी कि यहाँ पे एक म्यू आएगा। कौन सा म्यू बोला है? काइनेटिक फ्रिक्शन बोला है, तो म्यू क्या आएगा, रफ इंक्लाइन प्लेन इज 2:1। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन का रेशियो हमें दिया हुआ है, हमें बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड द इंक्लाइन इज। चलो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे एक इंक्लाइन है, दोनों को बना ही लेते, दोनों का एंगल सेम है, ठीक है। ये वाला स्मूथ है और ये वाला रफ है। यहाँ पे ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, यहाँ पे भी ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा। इसका मास है 10 kg, इसका मास है 20 kg। अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा, सिंस स्मूथ है तो डायरेक्टली हम उसको जी सेंटर लिख सकते हैं। आई होप ये सबको पता होगा, कंपोनेंट लेना होता है डायरेक्टली। और जब रफ होता है, इसका अगर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता है ए जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ओके, अब हमें इन दोनों का रेशियो दिया है, तो अगर मैं इसको, ये ए और बी है ना, तो इसको ए ए बोल देता हूँ और इसको ए बी बोल देता हूँ। इन दोनों का रेशियो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया है 2:1, यानी कि आपको बेसिकली बोला गया है कि जो जी साइन थीटा है डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू जी कॉस थीटा, उसका वैल्यू आपको दिया है 2/1, यानी कि आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको निकालना है म्यू का वैल्यू। बस इसको सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है, देखते हैं कितना आना चाहिए। तो यहाँ से आना चाहिए साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 म्यू के कॉस थीटा। अच्छा, तो अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो 2 म्यू के यानी कि 0.5 लग रहा है, देखते हैं क्या आएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इधर आ जाएगा साइन थीटा यानी कि कॉस बाय साइन 10 45 1 हो जाएगा, हाँ सही है। ये इधर लेके जाएगा, 2 - 1 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा बन गया, इसको इधर लेके आ गया तो कॉस बाय साइन 10 थीटा बन जाएगा। तो म्यू के हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 10 थीटा, 10 थीटा यानी कि 10 45 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1, सो आपको म्यू के का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया 1/2, दैट इज 0.5। तो 0.5 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ए है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। 0.5 is the right answer for this question.
इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि आपको दो मासेस दिया हुआ है, तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते, क्या बोला है, टू मासेस ए एंड बी, ए और बी यहाँ पे दो मासेस हमें दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू दिया है 10 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली, कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए टेबल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए, इस वाले पार्ट का हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है कितना, 0.2, म्यू का वैल्यू 0.2 हमें दिया हुआ है। द मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए, ए के ऊपर जो सी प्लेस करेंगे ना, सी का जो मास होगा वो कितना होना चाहिए, सच दैट वो क्या करेगा, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग, यानी कि देयर शुड नॉट बी एनी मोशन। चलो कैसे करेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। दिस इज द पुली, ये है 5 kg का, यहाँ पे हमने रखा है कितना, 10 kg का, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक सी मास को प्लेस किया है, तो इसको m मान लेते हैं, वही हमें कैलकुलेट करना है ना, फाइंड द मिनिमम मास ऑफ सी। ठीक है, इनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है 0.2। ओके, तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब नीचे जो है 5G लगने वाला है, यानी कि 5G यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, ड्राइविंग फोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो ये इस पूरे सिस्टम को खींच के नीचे की तरफ लेके आना चाहेगा। बट हमें चाहिए कि m का वैल्यू एक ऐसा प्लेस करना है सच दैट ये इसको बैलेंस कर सके, बिकॉज इसके पास अभी फ्रिक्शन आ जाएगा, यानी कि इस फ्रिक्शन का वैल्यू और इस ड्राइविंग फोर्स का वैल्यू, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड दे मस्ट बी इक्वल, तभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑल्दो ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली आप इक्वल भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिनिमम बोला है ना, मिनिमम बोला कि मैक्सिमम बोले, मिनिमम बोला है, तो मिनिमम के लिए आप इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला है ड्राइविंग जो फोर्स हो जाएगा वो आ जाएगा 50, तो F का मतलब होता है म्यू एन, यानी कि इसमें नॉर्मल डायरेक्शन कितना लगेगा, नीचे लगेगा mg, बट कौन सा m वो भी हमें प्रॉपर्ली मेंशन करना होगा, टोटल m लगेगा 10 प्लस ये अननोन मास इनटू g, और यही ऊपर लगने वाले नॉर्मल के बराबर होगा, तो आप इसको लिख सकते हो म्यू mg यानी कि 10 प्लस m इनटू g दैट इज इक्वल टू 50। तो हम g और 0 को काट सकते हैं, तो हमें यहां से मिलना चाहिए म्यू का वैल्यू कितना, 0.2 ना, तो 0.2 10 प्लस m टू 5। ओके ठीक है, तो अभी हमें सब कुछ तो सही है, ठीक है, अभी यहां से हमें पता करना है, हो गया 10 प्लस m इक्वल टू 5/0.2, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 50/2 दैट इज 25, तो m का वैल्यू आपको मिल जाएगा 25 माइनस 10 यानी कि 15 kg, तो 15 kg होना चाहिए हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या 12 का ए है, यस 12 का ए होना चाहिए, 12 का होना चाहिए ए, 15 kg इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं डबल ब्लॉक वाला क्वेश्चन, जो कि काफी लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट होता है डबल ब्लॉक वाला। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सा है। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है, क्या बोला है कि व्हेन F इक्वल 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का हम लोगों ने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया है, F का वैल्यू हमें दिया ही हुआ है 2 न्यूटन का, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज, अच्छा जब इसका वैल्यू 2 न्यूटन होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा। अब हम इसका डायरेक्शन नहीं डायरेक्टली फिगर आउट करते कि इधर लगेगा, उसमें आते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर वाले ब्लॉक पे जो इधर अगर आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का, तो 10 kg वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड। अब बोलोगे F इक्वल टू म्यू mg, म्यू है 0.1, मास है 10 kg, g भी 10, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा कितना, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि आपने अप्लाई किया है, मतलब 10 न्यूटन बता क्या रहा है, बता रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स हो गया ना, यानी कि इसको मूव करने के लिए एटलीस्ट 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो, नहीं तो वो मूव नहीं करेगा। एंड वी नो वन थिंग कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो अगर आपने अप्लाई 2 न्यूटन किया है, उसको मूव कराने के लिए चाहिए कितना, 10 न्यूटन, तो इधर भी लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा, यानी कि ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर एक्सपीरियंस कर रहा है। अब नीचे वाले ब्लॉक को मूव कराने के लिए कितना चाहिए, इसका लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू को निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे भी एफएस जो है वो लिमिटिंग वैल्यू है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हमें देखने को मिलेगा, म्यू mg, म्यू है 0.3, मास कितना है, दोनों आ जाएगा, दोनों ही इधर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, तो 10 प्लस 5 15 आ जाना चाहिए, 15 इंटू 10,
तो इधर से आ जाएगा 45 न्यूटन, यानी कि इसको मूव कराने के लिए आपको चाहिए होगा 45 न्यूटन, लेकिन लग रहा है 2 न्यूटन। तो यहां से जो आंसर है मेरे हिसाब से 2 न्यूटन ही हो जाएगा। क्यों होगा चलो बताते हैं। क्योंकि देखो जब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब अगर ऊपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ 2 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे की तरफ भी इधर एक 2 न्यूटन फोर्स लगाएगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ एक 2 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दोनों जब सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, ऊपर अगर लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो नीचे राइट की तरफ लगेगा। ठीक है, अब इसको मूव कराने के लिए पीछे की तरफ कितना लगेगा। अब ये बोलेगा लिमिटिंग वैल्यू है मेरा 45 न्यूटन। अगर तुम मेरे ऊपर 2 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे तो मैं सेल्फ एडजस्ट करके खुद के ऊपर कितना अप्लाई करूंगा, खुद के ऊपर 2 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स ही अप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे 45 न्यूटन ऑप्शन में दिया रहता ना, तो मेरे हिसाब से आई थिंक काफी लोग 45 को टिक कर देते, जो कि गलत हो जाता, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात जब आती है तो वो हमेशा डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स के ऊपर। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये एक किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यूनिफॉर्म मेटल चेन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ टेबल सच दैट वन एंड ऑफ द चेन हैंग्स डाउन ओवर द एज ऑफ द टेबल। व्हेन 1/3 ऑफ द लेंथ हैंग्स ओवर द एज, चेन स्टार्ट्स स्लाइडिंग, देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पता नहीं था तो ध्यान रखना यहां से कि अगर आपने ऐसे चेन को टेबल पे गिरा के रखा है और इसका एक पार्ट ऐसे लटका हुआ है, मान लो, आई होप ये चेन की तरह ही दिख रहा है, ठीक है, चेन जैसा ही दिख रहा है, नो प्रॉब्लम। अब इसका क्या बोला है कि 1/3 ऑफ द लेंथ हैंग्स, यानी कि ये जो लटक रहा है ये वाला पार्ट 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ हो जाएगा। तो बचा हुआ पार्ट ऑब्वियसली 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, यानी कि अगर लेंथ को आप इससे थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे तो ये स्लाइड कर जाएगा, और इन अदर वर्ड्स दिस इज द पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स टू स्लाइड। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे वैलिड है। अगर बोलता है कि इससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर आपने लेंथ को इंक्रीज किया इधर, तो ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, एक पॉइंट। दूसरा, लेंथ इतना होते ही वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि आप म्यू के लिखो, हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना है 1/3L, डिवाइडेड बाय जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर उसको लिख दो। तो यहां से आपको मिलेगा एल कैंसिल, 3 कैंसिल, आपको मिलना चाहिए 1/3, हाफ आना चाहिए। म्यू का वैल्यू हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है? यस, ये एक शॉर्टकट होता है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो ऐसे। ओके, सो आई होप ये याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ ट्रक अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड। ठीक है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलो ये ट्रक का सरफेस मान लेते हैं इसको। ट्रक के सरफेस के ऊपर हम लोगों ने एक ब्लॉक को रखा है जिसका मास है 1 kg। ट्रक के पास जितना एक्सेलरेशन है तो ब्लॉक के पास भी उतना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ट्रक और ब्लॉक दोनों कनेक्टेड बॉडी बन चुका है। तो ट्रक जितना एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये 1 kg ब्लॉक भी उतना एक्सेलरेशन से मूव करने वाला है। दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। दोनों मतलब यानी कि ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.6 है। अब अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसके पास एक एक्सेलरेशन है जो जिसका वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्लॉक कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा F = ma, यानी कि 1 × 5 दैट इज 6 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, हमें पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो अगर ये इधर की तरफ इतना फोर्स से मूव कर रहा है, पीछे की तरफ इसका, अच्छा हाँ, इसका हम लोग निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए म्यू mg, यानी कि 0.6 × 1 × 10। तो इसके पास होना चाहिए 6 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, दैट इज 15 का ऑप्शन नंबर, सॉरी बी नहीं, अरे 1 × 5 5 आएगा ना, इधर 5 आएगा। अब देखो फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, लेकिन लिमिटिंग है 6 न्यूटन, यानी कि अगर इस ब्लॉक के ऊपर 6 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगता है तब वो ब्लॉक स्लाइड होना स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पे एक मोशन देखने को मिलता ब्लॉक का। लेकिन यहाँ पे इनके बीच का जो रफनेस है, जो म्यू है, वो उसको रोक के रखा हुआ है, यानी कि 6 न्यूटन यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन ब्लॉक कितना न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? ब्लॉक एक्सपीरियंस कर रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, यानी कि ये जो 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इट इज नॉट इनफ टू मूव द ब्लॉक फ्रॉम द सरफेस। एंड सिंस ये जो वैल्यू हमें मिलता है म्यू के साथ, ये वैल्यू हमेशा कौन सा वैल्यू होता है? एफएल, लिमिटिंग वैल्यू होता है, यानी कि इसको मूव कराने के लिए 6 न्यूटन चाहिए, लेकिन अप्लाई कितना हो रहा है इसके ऊपर? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये खुद को सेल्फ एडजस्ट करके कितना अप्लाई करा लेगा? 5 न्यूटन अप्लाई करा लेगा।
क्योंकि यहाँ पे 6 मैंने लिखा था, तो 6 देख के मेरे को लगा था ऑप्शन नंबर बी होगा, बट एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, और वही हमारा आई थिंक करेक्ट आंसर भी है। 15 का ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ओके, 16 में देखते क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। जो 16 है, 16 में हमें बोला गया है कि दो बॉडी है हमारे पास, ए एंड बी, दोनों का मास है 20 kg एंड 5 kg, ठीक है, दोनों का अपना अपना मास है। ईच वन इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई किया है, 8 kg वेट, ध्यान रखना इसको न्यूटन बना लेना, 80 न्यूटन, इसको 8 न्यूटन मत लिख देना, गलत हो जाएगा। केजी वेट का मतलब होता है इसके साथ हमें एक 9.8 यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 80 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हो जाएगा। दे एक्वायर द सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, लेकिन दोनों का टाइम अलग अलग है, तो हमें पता करना है कि टाइम का रेशियो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। आपको बोला गया है, कहाँ पे गया क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एम ए आपको दिया है 20 kg, एम बी आपको दिया है 5 kg, ठीक है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं के इक्वल के बी, लिख सकते हैं। हाँ, दोनों का फोर्स भी सेम है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम इस पे आते हैं बाद में, पहले इसके ऊपर काम करते हैं, क्या पता उसकी जरूरत ना ही पड़ेगा भी तो उसको यूज कर लेंगे। तो इधर आ जाएगा हाफ इंटू एम ए, दोनों का मास अलग अलग है तो इसको एम ए बोलते हैं, एम ए, दोनों का वेलोसिटी नहीं बताया तो उसको अलग ही मान लेते हैं, इक्वल टू हाफ इंटू एम बी इंटू बी बी स्क्वायर आ जाएगा। तो हाफ हाफ कैंसिल, यहां से हम एक काम कर सकते हैं, वेलोसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का रेशियो क्यों निकालू, क्योंकि हमें एक चीज पता है, फोर्स है, फोर्स दिया है, टाइम है हमारे पास, वेलोसिटी का रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये वी ए आएगा, दिस इज वी ए नॉट वी बी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वी ए बाई वी बी जो है, इसका अगर मैं स्क्वायर हटा दूंगा तो एम बी बाई एम ए हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा। तो एम बी कितना है, एम बी है इधर 5/20, इसका रूट यानी कि 1/4 यानी कि हाफ आ जाएगा, वी ए बाई वी बी का वैल्यू आ जाएगा हाफ। अब मुझे एक चीज पता है, हम लोगों ने इम्पल्स वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज देखा था, इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, होना तो चाहिए वैसे, देखते हैं। हमें पता है कि फोर्स इनटू डेल्टा टी जो होता है, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखते हैं ना, ये वाला केस। अब यहाँ से हमें डेल्टा टी निकालना है, ठीक है, निकाल सकते हैं, देखते क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो डेल्टा पी का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा टी का जो वैल्यू आएगा, तो ऐसे लिख देते हैं एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे F1 डेल्टा T1 डेल्टा P1 लिख देता हूँ, तो आप लिख सकते हो F इंटू डेल्टा T1 बाई F इंटू डेल्टा T2, दैट इज इक्वल टू, T1 बाई T2 निकालना है ना, हाँ, T1 बाई T2, तो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा P1 बाई डेल्टा P2, हो सकता है कुछ, तो F सेम है तो F दोनों का कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम का जो फॉर्मूला है, यहाँ से हमारा काम बन जाना चाहिए। तो P1 कितना है हमारे पास, P1 है हमारे पास ये 20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ताकि एम ए इंटू वी ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वी बी। तो हमारे पास एम ए कितना है, एम ए हमारे पास है 20 इंटू वेलोसिटी ऑफ ए का रेशियो हमें मिल जाएगा, क्योंकि वी ए बाई वी बी जो है ना, इसकी जगह पे मैं हाफ लिख सकता हूँ, तो इधर 1 आ जाएगा, और एम बी की जगह पे आ जाएगा 5 इंटू 2। तो क्या इसका आंसर 2, 16 का बी है, 16 का जो है आंसर होना चाहिए बी, यस करेक्ट। लेकिन इसको काटोगे तो 4 आएगा, इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 16 का बी, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या दिया, 17 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें पूछा है कि ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिव फोर्स F एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन इन द फिगर, ठीक है। द मास ऑफ द बॉडी इज 25 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। अगर इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी अगर हमें दिया है, तो हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 4 मीटर, देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, विल चेक दैट। देखो यहाँ पे आएगा हाफ इंटू एम, एम कितना है 25 kg इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 50 जूल। 50 जूल हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब आपको जो ग्राफ दिया है वो दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ देख रहे हो तो आपको एक चीज पता है कि जब एफएस ग्राफ का एरिया निकालते हो, यानी कि इस एरिया को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वर्क डन। कितना वर्क डन है देखो, अगर आप इसके ऊपर वर्क डन देखोगे, इसका एरिया निकाल लेना, एरिया कितना आ जाएगा, अब लिखना हाफ, दो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे राइट एंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है हाइट है 20, प्लस नेक्स्ट वाला रीजन भी सिमेट्रिक है, यानी कि यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो आपको दिख रहा है 40 जूल यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो अगर 40 जूल वर्क डन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे 40 जूल का वर्क डन करते हो और अगर आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। चलो देखते हैं। मास ऑफ द बॉडी इज 25 kg, इनिशियल वेलोसिटी दिस व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 4 मीटर, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा। चलो तो यानी कि अगर 50 जूल दिख रहा है, लेकिन मुझे क्लियरली दिख ही रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है, वर्क डन 40 जूल हुआ है, यानी कि अगर 40 जूल अमाउंट ऑफ वर्क डन उसके ऊपर किया जाएगा तो वो उसको घटा के 10 जूल करा देगा, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, 17 का होना चाहिए डी, दैट इज द राइट आंसर। तो पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दोनों का डिफरेंस देख लेना आप लोग। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इतना है, वर्क डन इतना हुआ है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो ये इतना वर्क डन करा के उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस करा देगा, तो हेंस 10 जूल अमाउंट ऑफ इसका वर्क डन बचने वाला है। बाकी कोई ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है तो हम इसको डायरेक्टली राइट आंसर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्टिकल हैज वेलोसिटी, ये दिया हुआ है, अच्छा मोशन इन वर्टिकल सर्कल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। पार्टिकल हैज वेलोसिटी √3rg एट हाईएस्ट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशंस एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। यानी कि अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में टेंशन कितना होगा। अब यहाँ पे √3rg एट हाईएस्ट पॉइंट बताया गया, यानी कि इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो आपको दिया है √3rg। तो इस वाले पॉइंट का हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैसे, अगर आप इस पूरे पार्ट को देखोगे, दिस इज द रेडियस, रेडियस क्या है r है, तो ये पूरा लेंथ यानी कि हाइट ऑफ द पार्टिकल जो है वो ट्वाइस r हो जाएगा। यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, आप उसको लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल माइनस 2gh। v स्क्वायर कितना है 3rg हो जाएगा, u स्क्वायर हमें नहीं पता वही निकालना है, माइनस 2 इंटू जी इंटू एच की जगह पे आ जाएगा ट्वाइस r, यानी कि ये बनेगा 4r, ये बनेगा 3, तो u इधर आएगा, ये इधर आएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 7rg दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर, यानी कि u का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा √7rg। ठीक है, हो गया। u अगर हमारे पास है, हमें टेंशन का रेशियो निकालना है, वेलोसिटी का नहीं, टेंशन का हमें रेशियो निकालना है। तो लोएस्ट पॉइंट में टेंशन कितना होता है, ऊपर की तरफ टेंशन t लगता है, नीचे की तरफ mg लगेगा, और ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे t माइनस mg इक्वल mv स्क्वायर बाय r, यानी कि इसको डायरेक्टली लिख देते हैं t इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, यानी कि m बाय r इंटू v स्क्वायर कितना होगा, ये 7rg, तो r कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 7 प्लस 8 mg। टेंशन 8 mg कहाँ कहाँ दिख रहा है, अच्छा हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट का बोला ना, अच्छा ठीक है, लोएस्ट पॉइंट का तो टेंशन इतना मिल गया, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कितना है, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन अगर आप निकालोगे तो टेंशन नीचे लग रहा है, mg भी नीचे लग रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना होगा t इक्वल टू ये mv स्क्वायर बाय r माइनस mg, यानी कि m बाय r इंटू 3rg माइनस mg, क्योंकि यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, तो उसको अगर आप काट दोगे तो आपको मिलेगा 2mg, तो 2mg और 8mg का रेशियो निकालोगे तो आपको मिलेगा 1:4। हाईएस्ट टू लोएस्ट बोला है, हाईएस्ट पॉइंट पे है 2mg डिवाइडेड बाय लोएस्ट पॉइंट पे है 8mg, तो 1:4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या 18 का ऑप्शन नंबर बी है, यस 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये भी वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि बॉडी ऑफ मास 1 kg रोटेटिंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड द बॉटम। टॉप और बॉटम में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंसेस आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, तो अगर हम देखते हैं पर्टिकुलरली अगर वेलोसिटी मेंशन नहीं है तो हम आइडियल केसेस को यहाँ पे कंसिडर करके लिख सकते हैं। आइडियल केस कैसा होगा देखो,
मास है 1 kg, रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। अगर ये वर्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो एक चीज तो हमें पता है कि लोएस्ट पॉइंट में जो आइडियल कंडीशन है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं 5 GR। यहाँ पे जब 5 GR होता है तो इस वाले पॉइंट पे कितना होता है, √GR हो जाता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सर्कल। ठीक है, टॉप में तो काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस पता करना है तो माइनस साइन है नहीं तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो आएगा हाफ m कितना है 1 kg इंटू v स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 10 इंटू R1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा यहाँ से 25 जूल। तो लोएस्ट पॉइंट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा 25 जूल, और जब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा तब आएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा कितना GR, यानी कि 10 इंटू R। तो ये हो जाएगा 5। तो हाईएस्ट पॉइंट में 5 है, लोएस्ट पॉइंट में 25 है, तो दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 20 जूल, यानी कि 19 का होना चाहिए B। 19 का B है, दैट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में दिया हुआ है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद अ काइनेटिक एनर्जी की। ओके, ऐसे प्रोजेक्ट किया है काइनेटिक एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि u से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा मूव करते हुए, यहाँ पे जब पहुंचेगा इस वाले पॉइंट में इसके पास आएगा u cos 60, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है u cos 60, यही हमेशा कंपोनेंट, यही कंपोनेंट हमेशा रहने वाला है, और u cos 60 होता है हाफ, यानी कि u/2 हो जाएगा। u/2 होते ही काइनेटिक एनर्जी कितना बन जाएगा, हाफ m u/2, यानी कि u²/4, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं हाफ mu स्क्वायर जो है वो तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, सो विल से k/4। k/4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 20 का होना चाहिए सी। क्या 20 का सी है? इस 20 का सी है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दिया है ब्लॉक ऑफ मास 10 kg मूविंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, इसका मास है 10 kg, ये इंक्लाइंड प्लेन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइंड एंड द ब्लॉक इज। अब सिंस ये 10 मीटर पर सेकंड यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दैट मींस दोनों साइड का फोर्स हम इक्वल कह सकते हैं। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है दोनों साइड का फोर्स हम इक्वल कह सकते हैं। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का वो हमें पता है क्या होता है, mg sin थीटा होता है, और पीछे की तरफ जो कंपोनेंट लगेगा इधर वो क्या होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसको हम लिखते हैं म्यू mg cos थीटा लिखते हैं। जहां पे mg cos थीटा होता है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, तो आप इसको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो। तो देखते हैं क्या यहाँ से आंसर आएगा। m कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, g भी कैंसिल हो जाना चाहिए, तो म्यू हमें मिलेगा sin बाय cos यानी कि 10 37 यानी कि 3/4, और 3/4 का मतलब है 0.75, यानी कि 21 का होना चाहिए b। क्या 21 का b है? यस, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, 22 में हमें ग्राफ दिया है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट फिगर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का वेरिएशन हमें दिया हुआ है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस सिस्टम में जो फोर्स लगने वाला है वो कौन सा ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है, क्योंकि जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस को जब भी हम कंपेयर करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आपको ux का ग्राफ दिया है तो इस ग्राफ का हम सबसे पहले टारगेट करते हैं स्लोप क्या है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी यहां से बनता है कि जब हम फोर्स निकालते हैं फोर्स का वैल्यू होता है माइनस ऑफ du/dx, इक्विलिब्रियम का कंडीशन, और जब इक्विलिब्रियम में रहता है तो अप्लाइड फोर्स जीरो, यानी कि स्लोप का वैल्यू जनरली जीरो होना चाहिए। ऑल्दो वो उस क्वेश्चन का कांसेप्ट वो कांसेप्ट जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, हमें खाली फोर्स का कांसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिंस यहाँ पे ये ग्राफ पॉजिटिव रीजन में है तो हम du/dx का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ f। अब हमें दिख रहा है कि O से लेकर इस पॉइंट तक ये जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी ग्राफ में जब इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन बनता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, हम उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्लोप, यानी कि यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होती है, क्या कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। अब अगर आप ऑप्शंस में देखने जाओगे, ऑप्शंस में आपको दिख रहा होगा फोर्स कांस्टेंट कहाँ पे दिख रहा है, फोर्स कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा था, जो मैंने बताया था, वो आ रहा था हमारा du/dx इक्वल माइनस ऑफ f, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है। तो फोर्स नेगेटिव कहाँ पे है, फोर्स नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं रहा था।
इन दोनों में से एक होगा, या तो सी या तो ए। अब उसके लिए हमें ए पॉइंट के बियॉन्ड जाना होगा। अगर आप ए पॉइंट के बियॉन्ड जाते हो तो आपको दिख रहा होगा एक लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल। तो जब भी किसी भी ग्राफ में एक लाइन हॉरिजॉन्टल बन जाता है, हॉरिजॉन्टल बनते ही इस वाले पार्ट का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 0 और इसका स्लोप जो है वो हो जाएगा कांस्टेंट। इसका स्लोप 0 हो गया, इसका स्लोप हो गया कांस्टेंट, यानी कि स्लोप 0, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 0 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। दैट मींस ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, ये हमारा होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 22। 22 का आंसर कितना है, 22 का है सी, दैट इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ ऐसा है नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसका फॉलो हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला है कि which of the following graphs correctly which of the following graph is correct between kinetic energy, potential energy and height from the ground of the particle। पोटेंशियल एनर्जी और हाइट का रिलेशन आपको पता ही है डायरेक्टली, जो मेन फॉर्मूला होता है इसका mgh, u इक्वल mgh बोलते हैं उसको। m और g कांस्टेंट होता है तो आप बोल सकते हो u इज प्रोपोर्शनल टू h, ऐसे यानी कि u और h का डायरेक्ट रिलेशन बनता है। u जितना हाइट जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही गेन होगा। तो हमें एक ये ग्राफ दिख रहा है और एक ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों में पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये u इनवर्स बता रहा है तो ये तो होगा नहीं, और इसमें ऐसे बता रहा है ये भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे तो पैराबोलिक बन गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब सवाल बनेगा काइनेटिक के साथ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी हमेशा पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल होता है दोनों का सम टोटल एनर्जी बताता है, और किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक जितना डाउन होगा यानी कि जितना ड्रॉप होगा पोटेंशियल उतना ही गेन होता है, एंड वाइस वर्सा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उतना काइनेटिक यहाँ पे इंक्रीज होता है। किस केस में, जब कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे इंक्लूड हो, तो कंजर्वेटिव फोर्स का यहाँ पे प्रॉपर्टी मेनली फॉलो होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो काइनेटिक और पोटेंशियल का जो एक लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर आप कोई भी रैंडम सा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हो ना, तो किसी भी पॉइंट पे जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है हमेशा इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे काइनेटिक जो है वो पैराबोलिक पाथ बन गया, तो पैराबोलिक बनते ही पोटेंशियल का अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएगा, काइनेटिक का अलग अलग आएगा, दोनों का सम भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारा सी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर है। तो यहाँ पे जिस भी इंस्टेंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करोगे आपको टोटल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये अब आप लोग ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होना चाहिए। क्या ये सही है? 23 का ए, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, द एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट रिस्पेक्टिवली आर ओमेगा अल्फा एसी। यानी कि जो हम लोग जनरली पढ़ाई करते हैं वही वाला, जो हम लोग सिंबल जनरली पढ़ते हैं वही वाला सिंबल्स हमें बताया गया है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, भी लीनियर, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हमें बताना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है, यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे फॉलो होगा। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, क्या करो, सर्कल एक ड्रॉ कर लो। हमें पता है इस इंस्टेंट पे जनरली हम पार्टिकल को रखते हैं, पार्टिकल के इधर की तरफ एसी लगता है और ऊपर की तरफ भी लगता है। यानी कि एक चीज तो क्लियर है, एसी और भी तो परपेंडिकुलर होगा। अब वो मेंशन नहीं भी हो सकता है, पहले तो कंपोनेंट्स को बना लेते हैं। और आपको एक चीज पता है कि जितना भी एंगुलर कंपोनेंट होता है, चाहे वो ओमेगा हो चाहे वो अल्फा हो, वो हमेशा क्या होता है, प्लेन का परपेंडिकुलर, यानी कि सेंटर से जैसे बाहर की तरफ होता है ना, ऐसे इस तरह से। यानी कि ओमेगा और अल्फा हमेशा एंगुलर कंपोनेंट जो भी होता है हमेशा दे आर पैरेलल टू ईच अदर। हो सकता है ऑपोजिट डायरेक्शन हो, बट दे आर ऑलवेज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, चाहे वो ऑपोजिट हो, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम होता है। लेकिन यहाँ पे लीनियर वालों का केस अलग हो सकता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन में जाते हैं, पहले क्वेश्चन में आपको बोला है ओमेगा और वी, क्या ओमेगा और वी परपेंडिकुलर है? ओमेगा होता है प्लेन, वी होता है इससे, तो यानी कि ओमेगा परपेंडिकुलर वी, यस ये करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो यही पे हम बात कर लेते हैं, ओमेगा और वी, यस ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट ओमेगा और अल्फा नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं होता है। ओमेगा और अल्फा का लाइन ऑफ एक्शन हमेशा मतलब एक ही लाइन हो सकता है, फिर अलग अलग भी हो सकता है, बट जनरली ये केस जो है वो एक ही लाइन के लिए होता है। यानी कि ओमेगा अल्फा एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं और दे कैन एक्ट एट द सेम लाइन ऑल्सो। तो बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। भी एसी परपेंडिकुलर, हाँ होता है ये परपेंडिकुलर, क्योंकि भी इधर की तरफ जब एक्ट करता है, एसी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है ना, तभी वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो ये भी करेक्ट है। और ओमेगा एक्सिस, हाँ ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि ओमेगा जो है वो प्लेन का परपेंडिकुलर है, ऐसे बाहर की तरफ आएगा प्लेन से, यानी कि इस बोर्ड का परपेंडिकुलर मान लो ऐसे। और जो एसी होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो दोनों में परपेंडिकुलर ही एंगल बन रहा है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे डी भी करेक्ट होगा। तो एसीडी ऑप्शन नंबर डी, क्या ये करेक्ट आंसर है 24 का डी? यस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, दो लाइन, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। आपको दिया है लीनियर वेलोसिटी v दिया है आपको,
10 वी ने एक्सेलरेशन दिया ना, सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोला है अल्फा, अब बोला है इट विल बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनडायरेक्टली रेडियस निकालने को बोला है, कितना है रेडियस। अब ये जो लीनियर बोला है ना, लीनियर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में वो टेंजेंशियल की ही बात करता है, क्योंकि दूसरा जो होता है वो रेडियल एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो आर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बाय अल्फा। ए बाय अल्फा यानी कि 10/5, 10/5 यानी कि 2 मीटर, 25 का 2, इज इट करेक्ट? 25 का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यस करेक्ट आंसर। उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली कर सकते हो। 10/5 इक्वल टू, दैट्स द राइट आंसर, हो गया। दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम के क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉनिकल पेंडुलम इज मूविंग इन अ वर्टिकल नहीं, इन अ सर्कल बोला है, इन अ सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन, ठीक है। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट? चलो देखते हैं। तो जब इस तरह का कंपोनेंट फॉलो होता है, तो ये हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था एक बार, कि जब इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो ये टेंशन तो इधर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, और इधर की तरफ लग रहा होता है, ये थीटा है ना, तो इधर की तरफ लगेगा t cos थीटा, इधर लगेगा t sin थीटा। तो यहां से जो टेंशन बनता है, t sin थीटा जो कंपोनेंट आता है वो होता है m r ओमेगा स्क्वायर के बराबर, जहां पे ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है, और जो r होगा, r क्या होता है, अब r के साथ दिक्कत ये है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर l है, तो हम r के फॉर्म में क्या लेते हैं, इसको हम l sin थीटा ले सकते हैं। अगर ये, हाँ, ये l cos थीटा हो जाएगा, ये l sin थीटा, तो ये जो r होता है ना, r को आप हटा करके लिख सकते हो l sin थीटा लिख सकते हो इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे sin sin दोनों कैंसिल हो जाता है, तो t का वैल्यू आपको मिल जाता है ml ओमेगा स्क्वायर। तो t इक्वल ml ओमेगा स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 26 का क्या ए है? यस, 26 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। Motorcycle is going on a overbridge of radius r. The driver maintains a constant speed as the motorcycle is ascending on the overbridge. The normal force on it. चलो इसको हम डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर वो असेंड हो रहा है। कहाँ गया भाई? ब्रिज मतलब ऐसा, ब्रिज ऑफ रेडियस आर, इस तरह का कर्व बना लेना, ये ग्राउंड होगा, जैसे दिस इज द रेडियस आर। ओके, तो मोटरसाइकिल जो वो ऐसे मूव करके जा रहा होगा, इधर की तरफ ऐसे मूव करता हुआ जा रहा होगा। तो जब असेंड कर रहा है, यानी कि जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया, लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कर्व, वहां से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक जब जाएगा ड्यूरिंग दिस रीजन, उसका नॉर्मल रिएक्शन पूछा है ना, हाँ, नॉर्मल फोर्स जो उसके ऊपर लगने वाला है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट बता देता हूँ, इससे एसोसिएटेड अगर आपको कुछ और कभी कभार क्वेश्चन दिख जाए, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम हाईएस्ट पॉइंट में देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट में क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड बोला है ना, यानी कि v मान लेते हैं, यहाँ पे भी v होगा, यहाँ पे भी v होगा। इस इंस्टेंट पे नीचे mg लग रहा होगा और ऊपर लग रहा होगा क्या, n। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है, किसकी वजह से लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? mg की वजह से लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं mg माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, यानी कि mg जो होगा वो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स हमें निकालना है ना, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा n इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। r जो वो स्मॉल r कैपिटल r, एक ही बात है, कैपिटल r ले लो इसको। अब इस काम को मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे एंगल थीटा मान लो आप, तो यहाँ पे नीचे लगेगा mg, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, यानी कि mg cos थीटा के ऑपोजिट में यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इस वाले केस को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि mg cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहा है किसको, सर्कुलर मोशन को। तो नेट फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा माइनस n इक्वल mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से जब आप नॉर्मल रिएक्शन को निकालोगे, यू विल गेट mg cos थीटा माइनस आएगा, यस माइनस ही आएगा, mv स्क्वायर बाय r। दोनों इक्वेशन में सब कुछ सेम है, खाली कॉस का वेरिएशन हो रहा है। तो अगर आप कॉस के वेरिएशन को प्रॉपर्ली आइडिया कर लेते हो कि कॉस जब वेरी करेगा, ये थीटा जब वेरी करेगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, अगर आप यहां से इधर की तरफ मूव करते हुए जा रहे हो, एंगल क्या हो रहा है, एंगल जो है वो यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ जा रहा है, यानी कि एंगल जब रिड्यूस होता है कॉस के साथ क्या होता है, तो कॉस का जो रेंज होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का,
तो 0 डिग्री में जितना कम एंगल होता है कॉस का वैल्यू उतना ही ज्यादा होता है, जितना ज्यादा एंगल होता है कॉस का वैल्यू उतना ही कम होता है। यानी कि 90 से जब, क्योंकि यहाँ पे अगर एंगल मैक्सिमम लोगे तो यहाँ से ये बढ़ता हुआ जा रहा था ऐसे, जब मतलब ये जब मूव करता हुआ जा रहा है तो एंगल यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे आएगा तो और कम होगा, तो कम होते होते जितना कम होगा 90 से जब 0 की तरफ जितना कम होता हुआ आएगा वैल्यू क्या होता है उतना ही इंक्रीज होता है। दैट मींस जितना वो ऊपर की तरफ जाएगा उसका वैल्यू कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। और इक्वेशन में अगर आप ध्यान देते हो, इन केस इक्वेशन में इसका वैल्यू जो है यहाँ पे ज्यादा होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे कम होगा, तो कम वैल्यू से इसको माइनस करोगे तो कम वैल्यू आएगा, ज्यादा वैल्यू से सेम वैल्यू को माइनस करोगे तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। वही इसकी कहानी है। तो जब ऊपर की तरफ जाओगे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा और वापस जब नीचे आओगे तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे डिक्रीज होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन और आपको देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन को देख के आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। कैसे? अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करते हो, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है। तो पहला वाला जो नंबर है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फिगर आउट करना होता है, आई होप सबको पता है कितना होता है, कहाँ पे होता है, जीरो कब होता है सिग्निफिकेंट, कब नहीं होता है, डेसिमल के केस में क्या क्या होता है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो पहले केस में 4 है, दूसरे केस में 3 है। हमें पता करना है कि अगर आप इस नंबर को इससे डिवाइड करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए आंसर में। तो रूल क्या कहता है कि जिस नंबर के पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वही होना चाहिए, यानी कि 3 है यहाँ पे तो आंसर में 3 होना चाहिए। तो 3 किस में है, खाली ऑप्शन नंबर ए में है, तो वही हमारा होना चाहिए राइट आंसर, यानी कि 28 का होना चाहिए ए। करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है रेडियस ऑफ अ कर्व रोड ऑन अ नेशनल हाईवे इज आर। ठीक है, वेट ऑफ द रोड इज बी, यानी कि रोड का जो चौड़ाई है वो बी है। The outer edge of the road is raised by height h with respect to inner edge so that a car with velocity v can pass safely over it. The value of h is क्या है? चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, काफी लोगों के साथ इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। देखो, रोड को जो है एलिवेट कर दिया गया है, कितना, h हाइट तक ऐसे उठा दिया गया है। आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड बाय हाइट h with respect to the inner edge। अब अगर रोड का विड्थ जो है वो आर था, अब काफी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि विड्थ ऑफ द रोड इज बी, यानी कि ये बी होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर ये रोड ऐसा था, अगर आप इस पार्ट को उठाकर ऐसे रख देते तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आना चाहिए, दिस शुड बी द विड्थ ऑफ द रोड बी। बट यहाँ पे एक केस आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में ना एक पॉइंट जो है वो मेंशन नहीं रहता है और वो हमेशा हमें फॉलो करना होता है। वो पॉइंट क्या होता है, ये एंगल, ये एंगल जो है, ये एंगल जो यहाँ पे मेंशन होता है ना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा जो है ना इज वेरी स्मॉल, इवन तो वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। थीटा इज वेरी स्मॉल, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब थीटा स्मॉल होता है तो क्या होता है, बी और ये बी, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। तो जब इस वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आप इस क्वेश्चन को टारगेट करने जाओगे तो कर्व पाथ में जब मूव किया जाता है, फ्रिक्शन का कोई मेंशन है नहीं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू रूट ओवर आर जी टेन थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है h, h यानी कि h को हम टारगेट करेंगे एंगल के साथ में। तो अगर आप v इसको अगर सॉल्व करने जाओगे आपको मिलेगा टेन थीटा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। अच्छा, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि h बाय b लिख सकते हैं हम इसको, और ये बन जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी। तो आपको यहां से मिल जाएगा h इक्वल टू v स्क्वायर b है ना, हाँ करेक्ट, v स्क्वायर b बाय आर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, v स्क्वायर b बाय आर जी, ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए राइट आंसर, v स्क्वायर b बाय आर जी। 29 का क्या ए है, यस 29 का ए है, दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। If the overbridge is concave instead of being convex, then the thrust on the road at the lowest position will be concave instead of convex। यानी कि ये जो अब थोड़ी देर पहले मैंने वो बाइक जो है वो ओवरब्रिज के ऊपर जाएगा, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर जाएगा, तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता है कि घटता है, वो हम लोगों ने देखा था ना, वही वाला केस यहाँ पे फॉलो होने वाला है। तो देखो कॉन्केव शेप का है इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहीं पे, यानी कि कॉन्वेक्स अगर बोलता है ना, सॉरी इस कॉन्केव, हाँ कॉन्वेक्स अगर बोलता है तो ऊपर से देखना, रोड अगर ऐसा है ना तो फ्लाईओवर के ऊपर ऐसा होना चाहिए था, दिस इज द कॉन्वेक्स शेप, यानी कि इसके ऊपर गाड़ी चलेगा, इसके ऊपर गाड़ी मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कॉन्केव, यानी कि क्या होगा, रास्ते में गड्ढा बना दो, उस तरह का यहाँ पे रोड को हमें बनाना है। चलो, तो जो
रास्ता होगा कुछ इस तरह का हो जाएगा, गाड़ी ऐसे मूव करेगा इसके ऊपर, तो नीचे ऊपर लेगा नॉर्मल, नीचे लगना चाहिए mg। वेलोसिटी का कुछ मेंशन है? कुछ मेंशन नहीं है, बस हाँ वेलोसिटी का v हमें लेना है यहाँ पे। हमें पूछा है कि द थ्रस्ट ऑन द रोड एट द लोएस्ट पोजीशन में थ्रस्ट कितना होगा यहाँ पे, तो आप इसको लिखो v इक्वल टू n इक्वल टू n माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे r हो जाएगा इस पाथ का जो भी रेडियस होने वाला है वो, तो नॉर्मल आपको मिल जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, यानी कि एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी, ऑप्शन नंबर ए 30 का ए, यस 30 का भी ए हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे हमें दिया हुआ है मास ऑफ बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज एम। यहाँ पे जो मास है वो m दिया हुआ है। इफ द बॉब इज लेफ्ट फ्रॉम इट्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ से अगर आप इसको छोड़ देते हो, then the speed of the bob and the tension in the thread in the lowest position। चलो स्पीड ऑफ द बॉब कितना होगा यहाँ से यहाँ तक जब आएगा, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ द बॉब बोला है ना, हाँ लगा देते हैं। क्या होगा एम जी एच इक्वल टू एम बी हाफ एम बी स्क्वायर होना चाहिए, तो एम एम कैंसिल, जी कितना होगा 10, जी के फॉर्म में है ना, तो जी के फॉर्म में रखते हैं, जी इंटू एच कितना है, एच है एल, इधर आ जाएगा भी स्क्वायर बाय 2, तो भी हो जाएगा रूट ओवर 2gl। क्या रूट ओवर 2gl ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कहाँ पे? ये ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है यहाँ पे भी। बट लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है इतना, तो टेंशन कितना होना चाहिए, तो टेंशन होना चाहिए टी इक्वल टू टेंशन ऊपर एम जी नीचे, तो एम बाई आर इंटू 2gl, आर मतलब एल ही आ जाएगा प्लस एम जी, तो ये बन जाएगा एल एल कैंसिल, 2mg प्लस mg 3mg बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चन। एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है सब, इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। ओके ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 की तरफ चलते हैं। पार्टिकल रेस्ट ऑन टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, पार्टिकल रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। चलो हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमें देना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी इंपार्टेड ऑन द पार्टिकल इफ इट इज टू लीव द हेमिस्फीयर विदाउट स्लाइडिंग डाउन, यानी कि स्लाइड हुए बिना अगर उसको लीव करना होगा, तो एक कॉन्सेप्ट यही है कि इसका नॉर्मल डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। कांटेक्ट जब तक रहेगा तब तक स्लाइडिंग होगा, जब कांटेक्ट नहीं रहेगा तब स्लाइडिंग नहीं होगा। तो अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो नीचे की तरफ तो आना चाहिए mg, ऊपर की तरफ आना चाहिए हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो वही वाला अगर केस लगाते हो आप कि नॉर्मल डायरेक्शन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा माइनस एम जी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय आर, आर दिया है हमें रेडियस, ठीक है। अगर आप नहीं उल्टा लिखा है ना, अरे सर्कुलर मोशन जो है वो एम जी के कारण होगा, क्योंकि एम जी नीचे की तरफ ये टुवर्ड्स द सेंटर एम जी एक्ट करे ना, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, उल्टा लिखा है, ओके। अब अगर यहाँ पे बोला है कि विदाउट स्लाइडिंग की बात की है, तो नॉर्मल डायरेक्शन को यहाँ पे होना पड़ेगा 0, तो आई थिंक यहाँ से काम बन जाएगा हमारा, एम जी इक्वल टू हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाय आर, एम एम कैंसिल, तो यू आ जाएगा रूट ओवर जी आर, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर ए। क्या 32 का ऑप्शन नंबर ए है? 32 का ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट बोला है कि if LCR represent inductance, capacitance and resistance respectively, then which of the following does not represent dimensions of frequency? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का होता है टाइम का उल्टा होता है, इसका जो डायमेंशन होता है वो t-1 होता है, और इन सब का यूनिट आपको पता होगा, ये इसी करंट का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यहाँ पे यूज होता है। इंडक्टेंस का होता है हेनरी, कैपेसिटेंस का होता है फैराड, एंड रेजिस्टेंस का तो पता ही है, स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, ओम होता है। तो इन सब का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला इनकेस नहीं भी पता है इनका, अगर आपको फॉर्मूला पता है, इसको सब्स्टिट्यूट करके आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि वो ए के लिए वैलिड करता है, सी के लिए तो होता ही है, तो फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं इसका 1/√LC, ये भी वैलिड होता है, लेकिन इसके लिए आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको L-2 देखने को मिलता है, तो इसके लिए ये इनवैलिड होगा, यानी कि 33 का हमारा होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। यस दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते 34 की तरफ। 34 में आपको मेंशन किया है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। देखो हमें बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्सिस इन यूनिट टाइम।
इज गिवन बाय n। अच्छा, n का हमें यूनिट दिया है पर यूनिट एरिया, यानी कि उसका यूनिट जो होगा वो होगा 1 बाय मीटर स्क्वायर इनटू टाइम। मीटर स्क्वायर इनटू टाइम उसका यूनिट हो जाएगा। इसका इक्वेशन हमें दिया है ये। अब n2 n1 दिया है, x2 x1 दिया है, जहां पे n1 और n2 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द पोजीशन x1 एंड x2, यानी कि x1 और x2 जो है वो L1 के फॉर्म में आ जाएगा, L1 के फॉर्म में यानी कि मीटर के फॉर्म में आ जाएगा, और जो n2 n1 है वो यूनिट वॉल्यूम यानी कि वो m क्यूब यानी कि जो वॉल्यूम का यूनिट होता है उसके फॉर्म में आ जाएगा। हमें पता करना है d का डायमेंशन क्या होगा। चलो इसको अच्छे से कर लेते हैं। जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है वो फॉर्मूला हमें दिया है ये n इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, माइनस का कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे डायमेंशंस को कंपेयर करना है। तो जो n है, n को बोला गया है, n को क्या बोला है, n को बोला गया, अगर आप पेपर पे ध्यान दोगे इसमें बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल जो भी होगा यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट हो गया, उसका डायमेंशन बनेगा नहीं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया यानी कि एरिया स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इनटू यूनिट टाइम यानी कि टाइम आ जाएगा तो सेकंड आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। माइनस को इग्नोर कर सकते हो सिंस हम यूनिट को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। n2 माइनस n1, n2 को क्या बोला है, n2 n1 को बोला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है डिस्टेंस, तो ये डायरेक्टली मीटर के फॉर्म में आ जाएगा। हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो इसको आप लिख दो 1 बाय मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, इधर आ जाएगा 1 बाय मीटर क्यूब, तो d को आप लिख सकते हो 1 बाय मीटर क्यूब यानी कि 1 बाय मीटर, ये m कंबाइन होकर मीटर पावर 4 बन जाएगा। यहाँ से एक स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो ये स्क्वायर बचेगा, तो d आपको मिल जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि आपको यहाँ से मिलना चाहिए m0 L2 t माइनस 1, m0 L2 t माइनस 1 यानी कि 34 का होना चाहिए d, यस 34 का होना चाहिए d। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 35 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया है a man is standing on a rough horizontal disc rotating with constant angular velocity of 5 radian per second. At what distance from the center should he stand so that he does not slip on the disc? चलो अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें रोटेशन का मतलब सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यहाँ पे एक डिस्क को ड्रॉ कर लेते हैं। ये डिस्क जो है मान लो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, रोटेटिंग। किसका कुछ वैल्यू दिया है, हाँ ओमेगा का वैल्यू दिया है इसका 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बोला है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर शुड ही स्टैंड, एक पर्सन को यहाँ पे खड़ा होना है। तो जब यहाँ पे खड़ा होगा तो उसके पैरों के और सरफेस के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन लगा रहेगा। बट अगर यहाँ पे जब वो फ्रिक्शन लग रहा होगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, तो इस पर्सन के ऊपर बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक mr ओमेगा स्क्वायर लगेगा। अब समहाउ अगर mr ओमेगा स्क्वायर फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, अगर आप उस लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देते हो तो वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके पर्सन को मूव करा देगा। अब हमें सवाल में क्या पूछा गया है कि सो दैट ही डज नॉट स्लिप, उसको स्लिप नहीं करना है, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ना उसको ज्यादा रखना है या फिर उसको ऑलमोस्ट अप्लाइड फोर्स के बराबर रखना है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। जब तक ये कंडीशन वैलिड है तो पर्सन यहाँ पे स्लिप नहीं होगा। द मोमेंट अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो गया तो वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा। कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स का हमें पता है, उसको हम लिखते हैं म्यू mg मस्ट बी ग्रेटर देन mr ओमेगा स्क्वायर। तो mm कैंसिल, तो आपको यहां से मिलेगा म्यू जी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब ये r जो है, r क्या है, r ही तो वो डिस्टेंस है ना, क्योंकि जब ये पर्सन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा रहेगा तो यही हो जाएगा उस पर्सन का जो सर्कुलर मोशन का रेडियस है वो, और ये जितना दूर जाता जाएगा r का वैल्यू उतना बढ़ेगा। जब r का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाता है mr ओमेगा स्क्वायर। अगर आप r को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली फोर्स भी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज करते करते अगर ये फोर्स समहाउ f से ज्यादा हो गया तो वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो ये r का वैल्यू कितना हो स्पेसिफिकली, जो रेंज है कितना होना चाहिए सच दैट वो
स्लाइड ना करें। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू निकालना होगा, तो r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे होना चाहिए म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। सबका वैल्यू आई थिंक हमें दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू कितना है? म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 0.5, जी का वैल्यू तो 10 पता ही है हमें, ओमेगा स्क्वायर है 5 यानी कि 25 बनना चाहिए। तो 1/5, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, 5/25 यानी कि 1/5 बन जाएगा, 1/5 यानी कि 0.2, 0.2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या 35 का ऑप्शन नंबर ए है? यस, 35 का ऑप्शन नंबर ए है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने किया होगा इस क्वेश्चन को। सो इसमें सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स डायमीटर इज मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। Given that its length is this much and radius is this much, percentage error in calculated value of the volume। किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। देखते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि वॉल्यूम में जो परसेंटेज एरर आएगा वो कितना होगा, यानी कि डेल्टा v बाई वी इंटू 100% हमें लिखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पाई तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा उसका, हट जाएगा। डेल्टा आर बाय आर इंटू 100% लिखना है, साथ में प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100% लिखना है। तो हमें बस यहाँ पे इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको बोला है कि मीटर रॉड लेंथ को मेजर किया गया है। लेंथ के केस में देखते, जो लेंथ का केस है, लेंथ को मेजर किया गया है मीटर स्केल के साथ, यानी कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो आपको बताया गया है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि डेल्टा एल का वैल्यू आपको इनडायरेक्टली दिया है 0.1 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो आपको दिया हुआ है कितना? लेंथ ऑफ द रॉड आपको दिया हुआ है गिवन दैट लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ आपको पता चल गया। उसके बाद बोला है कि डायमीटर, डायमीटर यानी कि इसको आप डेल्टा आर ना लिख, मतलब इसको अगर आप चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। इसको आप डी बाई 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो तब भी सेम ही फॉर्मूला बन जाता है, कोई इशू नहीं। डायमीटर के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो पाई बाई 4 सेम वही कांस्टेंट बन जाता है, तो आप इसको डेल्टा आर बाय आर ना लिखकर डेल्टा डी बाई डी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, तो कोई इशू नहीं उसमें। तो यहाँ पे आपको रेडियस के फॉर्म में जो है इसका डायमीटर, डाया बोलो रेडियस बोलो एक ही बात है, क्योंकि फ्रैक्शन में वो रेशियो सेम ही बन जाएगा। तो डायमीटर के केस में लीस्ट काउंट जो मिला है डेल्टा आर बोल देते हैं उसको, वो आपको मिला है 0.01 सेंटीमीटर, और जो उसका रेडियस मिला है वो मिला है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बस वही करना है आपको। तो 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर यानी कि 0.01 बाई 2 इंटू 100% प्लस डेल्टा एल बाय एल यानी कि 0.1 बाई 5 इंटू 100%। तो यहाँ से काटेंगे तो आपको मिलेगा 1%, यहाँ से काटेंगे तो आपको मिलेगा 2%, है ना। 520, तो इससे 2 आएगा, तो 2 + 1 3%, यानी कि 36 का होना चाहिए सी। यस, 36 का होना चाहिए सी, दैट इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस बाय दिस मच, आई करंट है, आर रेजिस्टेंस है। तो इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ से आपको निकालना है देन एरर इन मेजरमेंट ऑफ एच। तो परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा डेल्टा एच बाई एच इंटू 100%। तो यहाँ पे आएगा आई स्क्वायर यानी कि 2 इंटू करंट में कितना है, करंट में दिया है 3% प्लस आर में दिया है 4% प्लस टी में दिया है 6%। डायरेक्टली लिख देते, इधर जाएगा 6 + 4 + 6 यानी कि 10 + 6 16%, 37 का बी। क्या 37 का ऑप्शन नंबर बी है? 37 का ऑप्शन नंबर बी है, यस। नेक्स्ट 38 की तरफ चलते हैं। 38 में दिया है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। चलो इसको कैसे करेंगे, देखो। इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगा जो हमें नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मान लो ये पार्टिकल यहां तक जाता है h हाइट तक, तो इसका जो हाफ हाइट होगा यहां तक अगर जब पहुंचा होगा वो h/2 हाइट तक, तो इस इंस्टेंट पे इसके पास वेलोसिटी कितना बन गया? 10 मीटर पर सेकंड बन गया है। अच्छा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये जो h होगा, h का वैल्यू कितना होगा, दैट वी हैव टू फिगर आउट। h का वैल्यू हमें पता करना है। तो जब h का वैल्यू आप निकालने जाओगे, यहाँ पे क्या करो, दो इक्वेशन में मोशन लगा के दोनों को कंपेयर कर दो, काम हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर ये u स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लिख सकते हो
फाइनल वेलोसिटी पहले वाले केस के लिए देखो, आप लिख सकते हो 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। इसको आप लिख के थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। दूसरे वाले केस में लिख सकते हो 10 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये हाइट का आधा हो जाएगा। करेक्ट। हमें निकालना क्या, अब देखो हमें निकालना है यू का वैल्यू, तो यू का वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2gh, तो 10 स्क्वायर को लिख दो इधर माइनस 2gh, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, तो इधर आपको मिल जाएगा माइनस 2gh/2, 2 कैंसिल, तो 10 स्क्वायर आपको मिल जाएगा, 2gh इधर जगह प्लस होगा, इधर आ जाएगा gh, तो h का वैल्यू मेरे हिसाब से होना चाहिए 100/10 इंटू 10 मीटर, इसका आंसर होना चाहिए। क्या हाइट का वैल्यू 10 मीटर है? 38 का ए होना चाहिए, यस, 38 का आंसर शुड बी ए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 39 की तरफ। 39 में क्या है, आई थिंक ऐसा कुछ लोड नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ दिया है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, तो अगर आप ध्यान दोगे 80 ग्राफ में एक्सेलरेशन जो वो वक्त के साथ रिड्यूस होता जा रहा है, लेकिन हमें उससे मतलब होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो यू विल नो वन थिंग कि जब आप 80 ग्राफ का एरिया निकालते हो, 80 ग्राफ का एरिया आपको मिलता है हाफ इंटू बेस कितना है 11 इंटू हाइट 10, तो अगर आप इसको काटोगे तो 11 5 55, ये आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया निकल के आता है, जो वैल्यू होता है, वही हमें बताता है मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू, यानी कि 39 का बी होना चाहिए। क्या 39 का बी है? 39 का बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ ब्लॉक slides without friction down in an inclined plane starting from rest, let Sn be the distance travel from time t, n minus 1 to t equal to ये इसका रेशियो निकालना, t equal to n minus 1 to t equal to n, हमें बताना है Sn/n+1 का रेशियो जो है वो कितना होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, दो केस हमें लेना है शायद, नहीं एक में हो जाएगा, दो केस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ब्लॉक इधर की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंस यहाँ पे nth वाला टर्म मेंशन है, तो nth वाला टर्म मेंशन होने की वजह से हम एक काम करते हैं, हम nth वाला इक्वेशन लगा देते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू ट्वाइस n माइनस 1 होता है ना। तो अगर Sn/Sn+1 बोला तो Sn के लिए आप लिख सकते हो Sn इक्वल टू a/2। अब ये g sin थीटा जो भी होगा दोनों में सेम ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रफ प्लेन कुछ बोला नहीं है, विदाउट फ्रिक्शन बोला है, तो दोनों में g sin थीटा आ जाएगा, तो इसको a के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 2n-1, ये Sn वाला। और अगर आप Sn+1 को देखने जाओगे तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा a/2 इंटू 2 इंटू n+1 इंटू -1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा a/2 2n+2 -1, सो यू विल गेट a/2 2n+1। और आपको दोनों का रेशियो चाहिए, तो इसका और इसका अगर रेशियो निकालोगे तो a/2 कैंसिल, तो फाइनली रेशियो आ जाएगा 2n-1/2n+1। आई थिंक यही करना था हमें क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 40 का सी होना चाहिए। 40 का सी इज द राइट आंसर, ये हो गया हमारा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ज्यादा है नहीं, अभी 3-4 क्वेश्चन ही बचा है। 41 में क्या बोला है, चलो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है हमें कि पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय ये वाला, where f0 and t are constant, f0 और t constant है, the particle at t equal to 0 has 0 velocity, यानी कि t equal to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 बताया गया है, इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t equal to 0 at an instant when f equal to 0, यानी कि f equal to 0 का मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन को आपको 0 बताया जा रहा है, f का मतलब एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, vx। 1D मोशन है तो vx ही बताएगा, क्योंकि x के अलोंग मूव कर रहा है, कोई इशू नहीं इसके साथ। अब हमें ये पता करना है कि जब f का वैल्यू 0 होगा, एक्सेलरेशन जब 0 होगा, तो टाइम कितना होगा। तो देखो एक्सेलरेशन का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, तो अगर इस फॉर्मूले को आप लिखते हो f इक्वल टू f0 1 माइनस t/t, तो अगर इसको आप 0 कर देते हो तो यहां से पता चलेगा कि किस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन आपका 0 हो रहा है। तो अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 माइनस स्मॉल t बाय कैपिटल T दैट इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि कैपिटल T अमाउंट ऑफ टाइम
जब t का वैल्यू कैपिटल T होगा एट दैट इंस्टेंट f का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि हमें t इक्वल टू 0 से कैपिटल T तक जाना है और हमें पता करना है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। यानी कि आप वही फॉर्मूला लगा दो एक्सेलरेशन का, f इक्वल टू एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट इंटू टी बाई कैपिटल T। अब अगर आप इसको वेलोसिटी बनाना चाहते हो तो आपको पता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, a इक्वल टू डीवी बाई dt होता है ना, तो इसको dv बाई dt लिख दो, dt को उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा dv इक्वल टू एफ नॉट टी, वही इंटीग्रेशन का खेल होगा, अभी इधर आ जाएगा dt, ठीक है। dv को बन जाएगा v, जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां से लिमिट लगाना होगा, जब इंटीग्रेशन का लिमिट लगाओगे कितना आएगा, t इक्वल टू 0 से f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0 कब हो रहा है, t पे, यानी कि t इक्वल टू 0 से लेकर कैपिटल T तक जाना है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लगेगा वो आएगा एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी बाई कैपिटल T dt 0 से कैपिटल T तक जाएगा, तो यहां से जब सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो एफ नॉट आएगा टी स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, dt के रिस्पेक्ट में करना है, और यहां से आ जाएगा एफ नॉट बाई टी, नहीं एफ नॉट बाई टी नहीं आएगा, तो एफ नॉट आएगा खाली, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, हाँ मुझे वो टी दिख गया, नहीं नहीं सॉरी, ये टी नहीं आएगा इधर, ये खाली एफ नॉट आएगा यहाँ पे, ये एफ नॉट आ जाएगा, इधर भी एफ नॉट आ जाएगा, इधर भी एफ नॉट आ जाएगा, हाँ तो इधर एफ नॉट के साथ आ जाएगा एफ नॉट इंटू टी, लिमिट लगेगा 0 से t, और इधर आएगा एफ नॉट बाई टी नीचे, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, और इधर आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और इधर लिमिट लग जाएगा 0 से t तक, तो यू विल गेट एफ नॉट इंटू कैपिटल T माइनस, इधर आ जाएगा आपके पास एक टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे एक टी कैंसिल, तो विल गेट एफ नॉट इंटू टी बाई 2, सो यू विल गेट दिस माइनस दिस, यानी कि 1 माइनस हाफ विल गिव यू हाफ, तो हाफ ऑफ एफ नॉट इंटू टी, हाफ ऑफ एफ नॉट इंटू टी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको इन फ्यूचर और देखने को मिल सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको दो केस दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय दिस एंड दिस। आपको बोला करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो देखो पहले वाले को अगर आप देखोगे, पहले वाले को यूज करके निकालना क्या, एक्सेलरेशन मेंशन है, वेलोसिटी मेंशन है, अच्छा तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा, डायरेक्टली करते हैं इसको, तो इसको ये मिलेगा आपको 60 माइनस 6, और एक्सेलरेशन कितना मिलेगा अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स आपको मिल जाएगा 6, यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स हो जाएगा कांस्टेंट। वाई के अलोंग देखते हैं, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना हो रहा है 2t माइनस 2, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं केस वन बाय वन। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0, नहीं एक्सेलरेशन दोनों के केस में कांस्टेंट, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 0, जब t का वैल्यू 0 पुट करोगे, वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 नहीं, यहाँ पे भी 0 नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और अगर सी पे देखोगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 एट t इक्वल टू 1, अगर t का वैल्यू आप 1 पुट करते हो, चाहे यहाँ पे दोनों के केस में वो 0 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और लास्ट में अगर देखोगे तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेवर 0, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी हमें दिख गया, तो ये हो नहीं सकता, तो 42 का होना चाहिए सी। क्या 42 का सी है? यस, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे बोला है कि बॉडी ए मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए विद 0 इनिशियल वेलोसिटी, another body B starts from same point, moves in the same direction with a constant velocity v, the two bodies meet after time t, value of t कितना होगा, यानी कि यहाँ पे एक बॉडी है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो a उसका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ, आई होप दिख रहा होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं चलता है थिकनेस का, तो थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, हाँ। यहाँ से मूव कर रहा है दूसरा वाला, दूसरे वाले का क्या है, दूसरा जो बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, मूव्स इट सेम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका v कांस्टेंट है, तो दोनों जब साथ में स्टार्ट करता है, पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया, दोनों जो बॉडी है वो t टाइम पर मीट करता है, दोनों के लिए टाइम t सेम हो जाएगा, तो इसके लिए देखोगे तो इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा s इक्वल टू vt, और पहले वाले के लिए डिस्टेंस हो जाएगा s इक्वल टू, दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, तो हम बोलेंगे हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पूछा है टाइम का वैल्यू कितना है, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दो, बस काम हो गया, तो vt इक्वल आपको मिलेगा हाफ a t स्क्वायर, tt कैंसिल, तो t इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2v बाई a। क्या 2v बाई a ऑप्शन में है, 2v बाई a ऑप्शन में है, 43 का a होना चाहिए, क्या 43 का a है? यस, 43 का a इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44 में चलते, ऑलमोस्ट डन, दो ही क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट है हमारे पास ये, द पाथ फॉलोड बाय बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन।
g का वैल्यू दिया है, देन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, u का वैल्यू हमें पता करना है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको दिया है, y इक्वल टू दिया है आपको √3 टाइम्स ऑफ x माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर। g दिया है क्या? g नहीं दिया, हाफ एक्स स्क्वायर दिया, ठीक है, ओके, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, जो काफी लोगों को याद होता नहीं है, याद रखोगे तो अच्छी बात है। उसको हम लोग लिखते हैं x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे भाई इसका क्या यूज है, अभी इसका क्या करेंगे? इसका केस ये होगा कि आप कंपेयर करके देखो, जैसे x के जगह पे x है लेकिन √3 की जगह पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा √3 यानी कि थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। देखो डायरेक्टली पता चल गया। थीटा पूछता, थीटा हमें पता, निकाल लेते हैं हम लोग। थीटा नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? इनिशियल वेलोसिटी, हमें यू निकालना है। अब देखो x की जगह पे x है लेकिन इस पूरे पार्ट की जगह पे कौन है? हाफ है। तो आप क्या करो, अब लिखो g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू 60 है, कॉस 60 कितना होता है? हाफ होता है। तो आप इसको 1/4 लिख सकते हो, क्योंकि हाफ का स्क्वायर तो 1/4 होना चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू कितना है? हाफ। तो इस 2 को इस 2 को काट देते हैं। अब मुझे दिख रहा है कुछ इसका वैल्यू, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू जी, 4 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर आपको मिल जाएगा, यू इक्वल टू √40। √40 आंसर में है, √40 नहीं है, लेकिन √40 को हम क्या लिख सकते हैं? √40 को हम लिख सकते हैं 2√10। 2√10 ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। 44 का क्या बी है? यस, दैट इज द राइट आंसर। तो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप ये लिखाई समझ में आ रही होगी सबको। हाँ चलो, इट्स विजिबल। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए गन एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द हाइट इट शूट्स आर h1 एंड h2 रेस्पेक्टिवली। तो h1 और h2 का रेशियो क्या होगा? चलो, तो h1 आ जाएगा, हाइट का इक्वेशन क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, थीटा 1 मान लेते हैं, और इसका आ जाएगा h2 इक्वल यू स्क्वायर, सिंस दोनों का वेलोसिटी सेम है, क्योंकि देखो गन बोला है ना। अब गन का फायर करने का जो स्पीड होता है, अगर आप 30 डिग्री पे फायर करो, 60 पे फायर करो, गन जो है जिस स्पीड से बुलेट को फायर कराएगा वो स्पीड सेम ही रहेगा, यानी कि दोनों के केस में यू का वैल्यू सेम रहने वाला है। इवन तो इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, बट यू का वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगा, बिकॉज गन का वो जो क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोल लो या फिर उसका जो एफिशिएंसी बोल लो, उसका बुलेट को मतलब जो प्रोवाइड, बुलेट को जो वेलोसिटी प्रोवाइड करने का उसका टेंडेंसी है, वो दोनों केस में सेम ही रहने वाला है। तो ये हो जाएगा θ2। तो दोनों का रेशियो लोगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, तो θ1 बाई θ2 कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। दोनों साइन का बस रेशियो निकाल दो, काम हो गया। θ1 यानी कि 60 डिग्री, साइन 60 हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई साइन 30 हो जाएगा हाफ। तो यहां पे आना चाहिए साइन स्क्वायर भी तो है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये गड़बड़ हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये भी इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कटेगा, तो आपको मिलेगा 3/1, 3:1, यानी कि 45 का ए होना चाहिए, 45 का ए। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो बस ये हो गया हमारा 45 क्वेश्चंस का टोटल सॉल्यूशन। होपफुली कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ तो है नहीं, कुछ होगा भी तो विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, चलो फिर तो मिलते हैं अगले क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।